नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। कहा, राजनीतिक हितों के लिए संसद विधानसभा में गतिरोध ठीक नहीं। सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वीपन सिस्टम का किया पहला सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने गगनयान मिशन को बताया आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय। कहा, शुभांशु शुक्ला की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। कोटा बूंदी में बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिख किया संन्यास का ऐलान। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर अभिवादन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कालातीत शिक्षाएं दुनिया भर में जीवन को उजागर करती हैं, हमें करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों की याद दिलाती हैं। ये शिक्षाएं मानवता को एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलें और एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गृह मंत्री अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। और प्रदर्शनी में विट्ठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर यह प्रदर्शनी आधारित थी। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य का जिक्र किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए महापुरुषों के भाषण देश भर की विधानसभाओं में संकलित हों, जिससे देश के युवाओं और विधायकों को प्रेरणा मिले। कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत ने अपनी विधायी परंपरा को संजो कर रखा है। विधानसभा का अध्यक्ष सदन का सेवक माना जाता है और निष्पक्ष फैसले लेता है। कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ।
कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही दो स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, संसद और विधानसभा संसदीय लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा, संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने की जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि 24 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कुल 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। केवल 1.8% मतदाताओं के दस्तावेज आना बाकी हैं। 60 दिन तक चले इस अभियान में प्रतिदिन 1.64% की दर से दस्तावेज प्राप्त किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के डीईओ, 243 ईआरओ, 2976 एईआरओ, 90,712 बीएलओ और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ये प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में 7.24 करोड़ मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हैं। अब तक केवल 0.16% दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 3,28,847 नए मतदाताओं ने भी फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा कर दिए हैं। दस्तावेजों का सत्यापन 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने विश्वास जताया कि जैसे गणना प्रपत्र संग्रह समय से पहले पूरा हुआ था, वैसे ही दस्तावेज संग्रहण का काम भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के भागलपुर जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार कार्ड और मतदाता पत्र भी मौजूद हैं। उन्होंने कई बार मतदान भी किया। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के बीकनपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले के रंगपुर गांव की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 महीने के वीजा पर भारत आई थी। इमराना भी उसी साल 3 साल के वीजा पर भारत पहुंची। दोनों का वीजा खत्म होने के बाद वो अवैध रूप से रुक गईं और भूमिगत हो गई। बूथ लेवल अफसर फरजाना खानम ने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें पाकिस्तानी महिला का नाम हटाने का आदेश प्राप्त हुआ था। आदेश अनुसार फॉर्म भरकर नाम हटाने की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। मैं बीएलओ हूँ। मैंने एसआईआर के जरिए सत्यापन किया और वहाँ विभाग से हमें लेटर आया
वो लेटर के जरिए ही मैंने सत्यापन किया तो देखा कि ये और विभाग के जरिए ही हमको वो पासपोर्ट वीज़ा नंबर आया, उसके ही जरिए उसके नाम हमको हटाने की अनुशंसा के लिए। वहीं जिलाधिकारी भागलपुर ने बताया कि फॉर्म 7 जो कि मतदाता सूची से नाम हटाने का फॉर्म है, इसके तहत नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए वो भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आवश्यकता अनुसार हटाया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं बदलते बिहार की। रोजगार की तलाश में गांव, जवार, खेत खलिहान और अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नियति बन गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही मुख्य पेशा है, लेकिन बढ़ती आबादी और घटती कृषि भूमि के कारण सभी को रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे लोग पलायन करते हैं। आज का बिहार 25 साल पहले का बिहार नहीं है। यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने उद्योग धंधे में रोजगार सृजित करने का अभियान चला रखा है। देखते हैं बात बिहार की इस स्पेशल सीरीज में कि कैसे बिहार के लोग दूसरे राज्यों से वापस आकर बिहार में अपने ही घर में रोजगार पाकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। बिहार एक ऐसा समय था जब यहाँ के लाखों लोग रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का रुख करते थे। खेतों में मेहनत करने वाले हाथ, गांव के चौपाल पर बैठने वाले लोग मजबूरी में अपने घर परिवार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2005 के बाद से यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बदली, बदला है माहौल, बदला है भविष्य का भरोसा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2001 से 2003 के बीच मजदूरों का लगातार राज्य से बाहर जाना आम बात थी, लेकिन 2006 से 2008 यानी बदलाव के शुरुआती सालों में मजदूरों का पलायन 26% तक घट गया। पहले तिरपुर में काम करते थे, रहने जहानाबाद जिला के रहने वाला है और वहाँ से ज़्यादा दूर लगता था आने में, 3 दिन लगता था जाने में। यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है, अपना घर भी जा सकते हैं समय पर और यहाँ लोकल में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इस बदलाव के पीछे कई वजहें रही। मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों को गांव में ही काम दिया। सड़कों और पुलों के निर्माण ने खेत और मंडी के बीच की दूरी घटा दी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे मजदूरी का पलायन थमने लगा। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 में जहां बिहार की 51.89% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, आज यह घटकर 34% रह गई है। यानी करीब 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बिहार में अच्छा है, बिहार झारखंड में कोई फर्क नहीं है, सब चीज़ यहाँ सही है। बम्बई में तकलीफ होता था, आने जाने में दिक्कत था, वहाँ के लोग सताते थे, पैसा वैसा सब छीन लेते थे। यहाँ पे रहने के बाद अच्छा है। कई परिवार तो वर्षों बाद लौटे हैं, गरीबी कम हुई है, लोग वापस लौट रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि रांची के नगरी में रिम्स 2 के प्रस्तावित निर्माण का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने आज प्रस्तावित भूमि पर हल चलाने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें अब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्यशैली पर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, समझना चाहेंगे, देखिए भाजपा ने विरोध जताया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है,
कैसे देख रहे हैं आप? हाँ देखिए, ये पूरा जो मामला है पहले उसको मैं विस्तार से बता देता हूँ। रांची में रिम्स 2 जो एक रिम्स का पार्ट 2 हॉस्पिटल बनना है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा था और वो जो जमीन है वो पूरी तरह से वहाँ पर आदिवासी लोग जो है वो खेती कर रहे थे। तो इसको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो विरोध जता रही थी कि ये जो रिम्स 2 के लिए जमीन का यहाँ पे अधिग्रहण हो रहा है वो आदिवासियों के साथ अन्याय है, कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो ये एक मामला था और इसको लेकर इन्होंने एक घोषणा की थी। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, विधायक है, इन्होंने साफ तौर पर घोषणा किया था कि आसाम में वो कुछ जमीन पर जहाँ अधिग्रहण की बात हो रही है वहाँ पर इसका बकायदा वो हल कराएंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। तो इसको लेकर जब आज सुबह में इनके पास एक अधिकारी पहुंचता है, पुलिस अधिकारी डीएसपी, और वो उनको एक तरीके से कहा जाता है और एक कागज देता है कि आज आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनको कहा गया है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो इसके बाद जो राजनीतिक पारा है झारखंड का एकदम से गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है और ये प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में जो है वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसी को प्रोटेक्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर उसके बाद पुलिस की कार्यशैली और सरकार पर बड़े तौर पर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच जो प्रशासन की तरफ से जो सफाई दी गई है उसमें कहा गया है कि चूंकि माहौल खराब हो सकता था, माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए एहतियातन में कदम उठाया गया है। जी, लेकिन दिवाकर, इस विरोध की बड़ी वजह भी यहाँ पर जानना जरूरी है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस वजह से वो विरोध किया जा रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर विरोध ये साफ तौर पर है कि लगातार कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन जो है वो सरकार द्वारा छीनी जा रही है। इसको लेकर विरोध ये जताया जा रहा था कि आदिवासी चूंकि यहाँ पर जो है वो खेती करते हैं और वो जमीन कोई बंजर जमीन नहीं है, इस तरह की चीजों का जब निर्माण होता है या इस तरह की चीजें की जाती है तो ये साफ तौर पर होता है कि जो ऐसी जमीन जहाँ पर की डायरेक्ट रूप से लोग जुड़े हुए नहीं हो, खेती नहीं कर रहे हो, तो उसके जगहों पर अधिग्रहण होता है। तो इसका लगातार विरोध जिस दिन से ये मामला आया था, हालांकि ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे दल के नेता भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये जो प्रस्तावित जगह है ये आदिवासियों के साथ अन्याय है और उपजाऊ जमीन है उसको मतलब एक तरीके से छीनने का प्रयास हो रहा है। और उसके बाद से यहाँ पर मामला गरमाया हुआ था, राजनीति गरमाई हुई थी और लगातार जो चंपई सोरेन है इसके विरोध में लगातार सड़कों पर उतर रहे थे और आदिवासियों को गोलबंद करने का भी प्रयास कर रहे थे। जी दिवाकर, अभी हाउस अरेस्ट की बात जिस तरीके से सामने आई है, इसके बाद की यदि जो स्थिति है उस पर कोई जानकारी आपके पास में है क्या? अभी किस तरीके से क्या पुलिस वहां पर मौजूद है और आगे की कोई जानकारी है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर हाउस अरेस्ट के बाद उसके आसपास जो उनका सरकारी आवास है एक्स पीएम का, वो सीएम आवास के बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया है और इस इलाके में, और वो रिम्स पार्ट 2 वाला जो इलाका है वहाँ पर पूरी तरीके से निषेधाज्ञा लगा दी गई है और यहाँ इनके घर के आसपास भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो हाउस अरेस्ट की स्थिति है वो साफ तौर पर दिख रही है। इलाके के आसपास का जो मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया है। तो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं उसको छावनी के रूप में भी तब्दील किया गया है कि किसी तरह से वो बाहर नहीं निकले। हालांकि चंपई सोरेन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके पास प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि वो बाहर नहीं निकले तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और सड़क पर नहीं निकलेंगे। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हो, भाजपा के नेता हो, वो एक तरीके से विरोध के स्वर उनको तेज हो गए। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है तो पूरी तस्वीर में साफ हो जाएगी। धन्यवाद दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बताया कि चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। ये राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था। जनता समझ गई कि मोदी जी का कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी
बेशर्मी से आरोप लगाते हैं हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था, चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था, मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था, भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे। फिर क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगा दो, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? मिस्टर, नाउ आई कम ऑन SIR। देखिए, मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा, कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के SIR के बारे में। क्या कहा था? मैं दिखाता, अभी दिखाता, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता। BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 31,05,000 मतदाता परमानेंटली दूसरी जगह चले गए, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है, क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। नहीं, विमेंस कॉलेज में वोटर हूं।
आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर। तो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस वार्ता को आप सुन रहे थे। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। और सबसे बड़ी बात जो पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3,28,000 ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं आप? तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है। अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं, एक मुक्का मार दिया। हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था उनके बाद, ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए। तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तो उनको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है, और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों। क्या भाव है? कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है कि नरेंद्र मोदी कहां से बैठ गया और नीतीश कुमार कहां से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे। तो दोनों, मैं युवराजों को कहूंगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद, बेशर्मी भरे आरोप थे, उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं।
सर एक अररिया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात पर चुप हो गए। तो ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हैं? तो पटना से भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते रहते हैं और उन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।